स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का ज्योग्राफी का लेसन तीसरा जिसका नाम है अपवाह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अपवाह का मतलब है इस लेसन में हम नदियों से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करेंगे। विशेष रूप से भारत में जो नदियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक स्थान पर मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। यानी भारत की जो बड़ी नदियां हैं जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सिर्फ एक ही लाइन में नहीं चलकर इसके पास बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं और एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। यानी ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ये इसकी सहायक नदियां कहलाती हैं। अतः इनका निकास किसी एक बड़े जलाशय में जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा किस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन बनता है द्रोणी किसे कहते हैं, उसका ये आंसर बनेगा। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे ये इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ एक बड़ी नदी है, यहाँ इसकी ये सहायक नदियाँ इसको आकर इसके मिलती हैं और इसको ये आगे बढ़ा रही हैं। यानी ये एक बड़ी नदी है और इसकी ये सहायक नदियाँ हैं। इसी तरह से ये भी है, यदि एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी इधर से आ रही है तो जरूरी बात है इनके बीच का जो स्थान है वो ऊंचाई पर होगा। यानी इसका स्थान जो है ये ऊंचा रहेगा। यदि ये ऊंचा नहीं होता तो दोनों एक स्थान पर ये मिल जाते हैं, इसलिए इसको जल विभाजक कहते हैं। यानी अब जल विभाजक की परिभाषा यदि देनी होगी तो यही रहेगी, जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अब संसार की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा द्रोणी जो है वो अमेजन नदी का है जो अमेरिका में है। अब भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। भारत में मुख्य रूप से दो तरह की नदियां मिलती हैं, जैसे कि एक ये है हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की जो नदियां होती हैं वो 12 होती हैं, यानी ये पूरी साल भर इनमें पानी रहता है। इनका जो पानी होता है वो पहाड़ों में से बर्फ को पिघल कर आता है और ये पानी पूरी साल इनमें कभी ज़्यादा और कभी कम लेकिन रहता हमेशा है, इसीलिए इसको 12 के नाम से जाना जाता है। तो भारत में अब हम पढ़ेंगे। भारत की दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से अलग होती हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं वो हिमालय की नदियों से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बर्फ़ के द्वारा पिघलकर नहीं बनाई जाती, ये मौसम पर या इसमें वर्षा पर डिपेंड होती हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यानी कुछ तो वर्षा के द्वारा चलती हैं और कुछ इनमें बर्फ पिघल कर आती रहती है और ये पूरी साल बहती रहती हैं। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी हैं। इन पर्वतीय श्रृंखलाओं के ऊपरी भाग से ये निकलती हैं, पर्वत के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। गार्ज देखिए ये होते हैं, इधर बड़ा पहाड़ है, इधर भी बड़ा पहाड़ है और इसके बीच में से जो ये नदियाँ बह रही हैं इसको गार्ज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये दो पहाड़ों को काट कर गार्ज का निर्माण करती हैं, पहाड़ को काट कर गार्ज का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। यानी इसका जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा होता है और लास्ट में जाकर ये कहीं समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। इससे ये हिमालय से निकलती हैं और काफ़ी लंबी जो है जाकर फिर समुद्र में मिलती हैं। ये अपने मार्ग से ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं, अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं, यानी इकट्ठा कर देती हैं उनको। मध्य एवं निचले भाग में ये नदियाँ विसर्प, गोमुख झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित
डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि विसर्प क्या होता है। जब नदी इस तरह से बहकर यूं आती है तो इसमें ये यूं मोड़ लेती है, ये वाला, इसको हम विसर्प के नाम से जानते हैं। और गोमुख क्या होता है, कई बार नदी इस तरह से बह के आती है और यूं इस तरह से एक यू की तरह से बनती है, लेकिन कई बार ये इसके साथ मिल जाता है, फिर ये नदी सीधी ही इधर से निकल के आ जाती है, ना कि इस पानी को यहाँ से घुमा के लाती है, तो इसको गोमुख के नाम से जानते हैं। अब डेल्टा क्या होता है कि नदी समुद्र में मिलने से पहले कई लाइनों में विभाजित हो जाती है और जैसे कि इसमें एक जाल की तरह से बन जाता है, इसको डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और अपने यहाँ भारत में सुंदरबन डेल्टा बहुत ही बड़ा डेल्टा है, शायद विश्व में सबसे बड़ा है, ये कन्फर्म है, शायद नहीं। हिमालय की नदी की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसके बारे में देखेंगे कि हम निक्षेपण आकृति का निर्माण करती है, ये पूर्ण विकसित डेल्टा का भी निर्माण करती है। ये तीनों चीज जब क्लियर होगी कि विसर्प क्या है, गोमुख क्या है और डेल्टा क्या है, ये क्वेश्चन बनते हैं तो इनका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, मौसमी यानी वर्षा पर डिपेंड होती है, मौसम के अकॉर्डिंग बहती हैं। ये बारिश आती है तो बहती है, वरना नहीं बहती, क्योंकि इसका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में ये बड़ी नदियों का जाल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहने लगती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ मिल जाती हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां में अंतर स्पष्ट करो। तो इसमें अंतर जो है बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ इसको आप लिखेंगे, हिमालय की नदियों की ये विशेषताएं हैं, प्रायद्वीपीय नदियों की ये विशेषताएं हैं। अब इसका अध्ययन करेंगे तो इसका आंसर आराम से आपको मिल जाएगा। अब आगे का जो हमारा है वो पढ़ते हैं, हिमालय की नदियां। सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये इसकी तीन बहुत ही बड़ी नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। किसी नदी द्वारा इसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। जैसे हमने आपको पहले समझाया है, चित्र के माध्यम से भी समझाया है और वैसे भी कि नदी तंत्र क्या होता है, नदियों का एक तरह से जाल होता है, वो नदी तंत्र कहलाता है। अब हिमालय की प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम सिंधु नदी का अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम यानी कहाँ से ये पैदा होती है, मानसरोवर झील से के निकट तिब्बत में है, यहाँ से ये निकलती है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। आपको अब इसका ये भी याद करना पड़ा कि कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है और कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है, ये इसके अंतर में जो है वो लिखा जाता है। इसके बाद में ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसका ये पूरा मैप नदियों का जाल है, ये आपको भरना है इसी में से कि किस तरह से कौन सी नदी कहाँ से आ रही है। ये आपका मैप आता है जो एग्जाम में भी आता है। तो अब हम आगे देखेंगे। कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक गार्ज का निर्माण करती। गार्ज की हमने परिभाषा बताई थी, दो यानी कि एक पहाड़ होता है, उसके बीच में से पानी निकल कर जाता है, उसको गार्ज बोलते हैं। इसको दूर दूर से लोग पर्यटन जो होते हैं देखने के लिए आते हैं, एक पर्यटक स्थल बन जाता है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, ये नदियों के नाम दिए हुए हैं, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान मिठानकोट एक स्थान का नाम है के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर इनका ये बताया गया कौन सी नदी कहाँ जाकर मिलती है, ये आपके छोटे क्वेश्चन में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।
तो ये अपने नोट कर लेना, इसमें कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर मिल जाती है। मिठानकोट में कहाँ है या मिठानकोट कहाँ है, इस देश में है। ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। अब ये इसकी एक क्वालिटी हो गई। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। यह 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अंडरलाइन, ये जो सिंधु नदी है ये विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अब इसके बारे में एक नोट्स दिया हुआ है। सिंधु जल समझौता जो है काफी सुना हुआ है कि अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% भाग ही जल का प्रयोग करेगा। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में सिंचाई के लिए करते हैं। यानी एक समझौता हुआ, उसके अनुच्छेद 1960 में एक समझौता हुआ जिसमें एक अनुच्छेद है कि उसमें सिंधु नदी का सिर्फ 20% भाग जो है वो ही भारत यूज करेगा, बाकी जो है वो इसका जल पाकिस्तान में चला जाता है। गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है और इसकी लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है, यानी काफी लंबी है। इसकी सहायक नदियां हैं, कहाँ से कहाँ निकल रही है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं भारत में कहाँ प्रवेश करती है, ये सभी इसके छोटे क्वेश्चन लिख लेना। अब आगे गंगा के बारे में पढ़ेंगे। गंगा कहाँ से निकलती है, ये भारत की पवित्र नदी है। गंगा की मुख्य धाराएं भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है, ये इसका उद्गम क्षेत्र है। तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, यानी इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं। इनमें से कुछ मुख्य नदियों के नाम इस तरह से दिए हुए हैं। नंबर 1 ये यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है तथा गंगा के दाहिनी किनारे के समानांतर बहती है। ये इसके साथ साथ चलती रहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिल जाती है, यहाँ इसका संगम होता है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान से कुछ हिस्से बाढ़ के कारण ग्रस्त रहते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जालमान का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, यानी कृषि के लिए बहुत ही योग्य भूमि हो जाती है इन नदियों के माध्यम से। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आने वाली मुख्य सहायक नदियां जो हैं उनके नाम इस तरह से हैं: चंबल, बेतवा तथा सोन। ये नदियां हैं जो प्रायद्वीप की उच्च भूमि में पाई जाती हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं। इसकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। प्रायद्वीपीय नदियां जैसे ये कहते ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने और किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती हैं। यहाँ ये जो ऊपर का ये जो क्वेश्चन है सहायक नदियां कहाँ मिलती हैं, ये आपको मैप में अच्छे से दिखाई दे देगा, ये इसमें करवाएंगे हम क्लियर। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, यानी इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक शाखा है, ये दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी जैसे मैप में आप यहाँ पे दिखाई देंगे, ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है
जब आप मैप भरोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर ऊपर दिशा में यहाँ हिमालय पर्वत होता है। और इस हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियाँ हैं, लंबी जो नदियाँ हैं यहीं से ही निकलती हैं वो। इससे आगे बढ़ेंगे। दक्षिण की तरफ बहती हैं तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। कि मेघना के नाम से, मेघना नाम किस वजह से है या इसका नाम किस किस नदियों को मेघना में विलीन होता है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसके। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम यहाँ पाए जाने वाले एक पादप है, यानी एक पौधा है सुनहरी सुंदरी पादप के, इसी के वजह से इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई के बारे में देखेंगे कि इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र में 3.4 देखें, इसमें चित्र में दिखाया गया है। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? हम मानचित्र में देखेंगे, इसमें गंगा नदी का अपवाह तंत्र अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला शहर जो आपने सुना होगा हरियाणा में है, यह सिंधु और गंगा नदी तंत्र के जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े विसर्ग बन जाते हैं, यानी इसमें ढाल कम होता है इसलिए इसमें विसर्ग बन जाते हैं। जैसे विसर्ग का हमने पहले अध्ययन किया था, विसर्ग किस तरह से बनते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, अब हम ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। देखा था हमने सिंधु नदी जो है, आपने इसकी लंबाई देखी थी 2900 किलोमीटर के लगभग है इसकी लंबाई, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है, इसलिए ये भारत की सबसे ज्यादा लंबी नदी नहीं हुई, क्योंकि इसका ज्यादा भाग जो है वो भारत से बाहर है। लंबी काफी है लेकिन भारत से बाहर होने के कारण ये सबसे लंबी नदी नहीं हुई है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा 12वां शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी का जो शब्द यू होता है जैसा मोड़ बना लेते हैं, भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, यानी ये पहाड़ों को चीर कर उसके बीच में से निकलती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, यानी अलग अलग स्थान पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। यानी यहाँ क्वेश्चन कई बनते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और ये कहाँ पर जाकर मिल जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये आप यहाँ से लिख लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी आप नोट कर लेना। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी से जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है।
असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है, यानी बहुत से भागों में बट जाती है। और इसमें नदियां जैसे यूं अलग अलग धाराओं में बट जाती है तो उसके बीच में जो जगह हो जाती है उसको द्वीप का नाम दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या लक्षद्वीप है, इसी तरह से नदी जब आसपास से निकलती है और बीच में जो कुछ क्षेत्र रह जाता है उसको द्वीप का नाम दिया जाता है। तो क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नए द्वीप का नाम का पता है? इसमें ये क्वेश्चन किया गया है। प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ के द्वारा इनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उत्तर भारत की अनेक नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। निक्षेपण मतलब इकट्ठा कर देती है सिल्ट। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है तथा यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में प्रवाहित हो जाती है, यानी इसका जो रास्ता होता है उसमें इतना अधिक सिल्ट इकट्ठा हो जाता है कि ये अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान से बहने लग जाती है और बाढ़ का कारण बन जाती है। ये हमने अभी तक हिमालय की नदियां पढ़ी हैं। अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे।